आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुल्क में 1 जुलाई से जिन 3 नए कवानीन का इतलाक हुआ उनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप ये भी जानते हैं कि दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का न्यूज़ शोबा पिछले कई हफ्तों से लगातार आवाम को इन 3 नए कवानीन से मुत्तलिक जानकारी फराहम कर रहा है। इससे पहले हालात हाजरा प्रोग्राम के जरिए हमने आपको बाखबर करा दिया कि इन 3 नए कवानीन में खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाया गया है, बच्चों से मुत्तलिक किस तरह के हकूक हैं, विक्टिम्स से मुत्तलिक किस तरह के हकूक हैं, और इसी तरह से इसमें जो सोशल सर्विसेज का कंसेप्ट दिया गया है उस सिलसिले में भी हमने आपको बाखबर करा दिया। आपको मालूम होगा कि ये जो 3 नए कवानीन में, इन 3 नए कवानीन में टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, चाहे तहकीकात के सिलसिले में, चाहे FIR के सिलसिले में या कई और चीज़ों के सिलसिले में। आज की खुसूसी नशस्त है, हमारे साथ बराबर रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और हम आपको आज के इस प्रोग्राम में जानकारी दे देंगे कि जब IPC का वजूद अमल में आया तो IPC से पहले किस तरह का सिनेरियो था, फिर IPC ने किस तरह का किरदार अदा किया। ये 3 नए कवानीन जो हैं, इन 3 नए कवानीन में किस तरह से टेक्नोलॉजी का अमल दरामद होगा, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान फॉरेंसिक टेक्निक्स किस तरह से उनका बरोकार लाया जाएगा, और अगर हम चोरी की बात करेंगे तो उसे किस तरह से डिफाइन किया गया है। स्वागत करते हैं आपके आज के इस खुसूसी शो में डॉक्टर मीर जुनैद आलम साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ लॉ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर। वेलकम है आपका हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं, ये हैं नामवर माहिर कानून, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर, जनाब रफीक बजाज साहब। रफीक बजाज साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। हम आगाज करना चाहेंगे, जिस तरह से हमने कहा कि IPC से पहले किस तरह का सिनेरियो था, थोड़ा सा आज हम बैकड्रॉप पे देखने की कोशिश करेंगे। आगाज करना चाहेंगे मीर जुनैद आलम साहब, तो किस तरह का सिनेरियो था IPC से पहले की अगर हम बात करेंगे? इससे पहले कि मैं बराह रास्त इस सवाल का जवाब दूं, मैं 1 या 2 बातें आपको बताना चाहता हूं जो कि बेसिक बातें हैं, जो न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन जनरल है। जी, सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतने मैसिव लेवल पर जो है लीगल लिटरेसी का प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने की गर्ज से। और दूसरा जो है, ये एक पैरामीटर है एक सोसाइटी को ये जज करने के लिए कि सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है, कितनी मैच्योर है। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और सबसे अहम पैरामीटर माना जाता है वहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपको देखना है, वहाँ के प्रिजनर्स आपको देखने हैं। ये देखना है कि वहाँ के प्रिजनर्स जो हैं उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो डिसाइड करता है कि ये कितनी मैच्योर सिविलाइज्ड सोसाइटी है। और तीसरी अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिसनॉमर है सोसाइटी में कि जो 3 लॉज जो हैं, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, इन्होंने 3 पुराने लॉज रिप्लेस किए जो तीनों के 3 ब्रिटिश एरा के थे, जो सही नहीं है। उनमें से सिर्फ 2, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पेनल कोड 1860, वो 2 ब्रिटिश एरा के थे। जो तीसरा है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, जो उस वक्त का ब्रिटिश कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, वो ऑलरेडी इंडियन पार्लियामेंट ने तब रिप्लेस किया। और उसमें उस वक्त मुख्तलिफ तरामीम के जरिए बहुत सारे नए प्रोविजन, प्ली बार्गेनिंग, विक्टिम कंपनसेशन के प्रोविजंस डाल दी। जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है।
और बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। और जो अरेस्ट के रिलेटेड मदे हैं उनको बहुत हद तक ह्यूमनाइज कर दिया। अब रहा कि आईपीसी से पहले क्या था। आईपीसी से पहले आपको पता है कि ये ब्रिटिशर्स की देन है, और ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में जो था वो मुगल रूल था, और मुगल्स ने एक शरीयत कानून अप्लाई किया इंडिया में, नॉट इन इट्स टोटलिटी, लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनका था वो शरीयत पर ही मुबनी था। और जो ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज के ऑफेंसेस थे, कैपिटल ऑफेंसेस थे, हद ऑफेंसेस थे, और डिस्क्रिशनरी ऑफेंसेस थे। जो हद थी उनमें जो पनिशमेंट थी वो प्रिस्क्राइब्ड थी अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें जज कोई डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता था कि वो पनिशमेंट बढ़ा सकता था या घटा सकता था। जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट है जी। और जो डिस्क्रिशनरी ऑफेंसेस होते थे, गैम्बलिंग फॉर इंस्टेंस और नेग्लिजेंस इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, उनमें जज को डिस्क्रिशन थी। वो मिनिमम से मिनिमम पनिशमेंट दे सकता था, जो मिनिमम कहीं नहीं लिखा गया था, और मैक्सिमम वो किसी भी हद तक जा सकता था। उस वक्त आईपीसी को क्रेडिट जाता है कि कम से कम इसने ऑफेंसेस डिफाइन किए, और मैक्सिमम पनिशमेंट जो एक जज इम्पोज कर सकता था वो भी इसमें प्रोवाइड किया गया। अगर आप हिंदू सिस्टम, हिंदू लॉज भी अगर आप देखेंगे, वैदिक पीरियड में कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, और ऋग्वेदिक पीरियड में मैंने पढ़ा कि जो थेफ्ट है, थेफ्ट के लिए पनिशमेंट थी, और वो पनिशमेंट कौन देता था? जो विक्टिम होता था थेफ्ट का जी। और इनोसेंस और गिल्ट प्रूव करने का एक अजीब तरीका था ऋग्वेदिक पीरियड में। वो क्या तरीका था? जो एक एक्यूजर होता था उसके हाथ में एक गर्म लोहे की बाल रखी जाती थी, अगर उसका हाथ जल जाता था तो वो गिल्टी माना जाता था, और अगर उसका हाथ नहीं जलता तो वो इनोसेंट था। तो अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ता था? उसको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। और जो पनिशमेंट थी वो कास्ट बेस्ड थी सर। ब्राह्मण कोई ऑफेंस करता उसको कोई पनिशमेंट नहीं थी, और अगर शूद्र और दलित वही ऑफेंस करता उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट थी। और मैं समझता हूँ स्टीफन एक इंग्लिश मैन है जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है उसके बनाने में उसका एक कलीदी रोल रहा है। वो कहता है उस वक्त कि देयर इज chaos इन इंग्लैंड बट देयर इज कॉस्मोस इन इंडिया, यानी इंग्लैंड में chaos है, और जो ऑर्डर इंडियन पेनल कोड ने लाया वो हमको देखने को मिलता है हिंदुस्तान में। यानी उस वक्त आईपीसी का कोई पैरेलल कहीं भी नहीं था, इवन कि इंग्लैंड में। लेकिन फिर भी आप देखते हैं इंडियन पेनल कोड में वर्ड पेनल है, ये पेनल्टी है, ये पुनिटिव अप्रोच जो था जस्टिस का वो फॉलो करता था। किस तरह से आईपीसी का किरदार फिर मतलब हमारे सामने आ गया, इस पे हम और बात करेंगे। जनाब रफीक साहब ये बताइए कि जो हमारे सामने ये जो 3 नए कवानीन अब हमारे पास आ गए, तो बहैसियत एडवोकेट, नामवर माहिर कानून, आप किस नज़र से इनको देखते हैं? ऐसा है कि ये जो 3 लॉज आए हैं एक सबूत है इस बात का कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये रेस्पॉन्सिव है। ये जो एनेक्टमेंट ऑफ दीज 3 लॉज ये साबित करता है कि वी आर अलाइव टू द सराउंडिंग सिचुएशन। ये जो डिमांड है इस वक्त सर्कमस्टेंसेस की, हमारी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट हुई है, इवोल्यूशन हुआ है, उसको कैसे रेस्पॉन्स कर लें। हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारी सोसाइटी ने ये महसूस कर लिया कि ये जो हमारे ब्रिटिश लॉज थे ये डिलीवर नहीं कर सकते हैं गुड्स इन द चेंज सिनेरियो। बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ऑल अराउंड द ग्लोब हो रही है, जैसे क्राइम भी ऐसे ही बढ़ रहा है, रेट ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है। तो इस सारे को, इस सब से, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने रेस्पॉन्स किया, उन्होंने एनेक्टमेंट किया। पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई, कमेटी ने एक्सपर्ट्स को बुलाया, बड़ी डेलिब्रेशंस हुई। तो ये सारी जो सारा सिनेरियो है हमारे इंडिया में, इतना एक
انڈیا از اے منی ورلڈ. بہت ساری لینگویجز ہیں, بہت سارے کلچرز ہیں, بہت سارے لینگویجز, ریلیجنز. تو اس سارے کو سمیٹ لینا جیسے ہم ان 3 لاز کی بات کر لیتے ہیں. دیز 3 laws will have to deal with this mini world of India. Exactly. بہت سارے ریلیجنز ہیں, بہت سارے ریجنز ہیں, اور نیچر آف جو اوفینسز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے جو ہماری موسٹ ڈیولپڈ سٹیز ہیں, کاسموپولیٹن سٹیز ہیں, میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, جہاں پر ٹیکنالوجی کا زبردست استعمال ہے, ڈیولپڈ ہے, وہاں پر یہ جو ٹیکنالوجیکل جس کو سائبر کرائم کہتے ہیں, ان شہروں میں سائبر کرائم زیادہ ہوتا ہے بنسبت کی سے جو بیکورڈ ایریاز ہیں ہمارے اس ملک میں, یا اتنی سائنٹیفک ترقی نہیں ہوئی ہے. یہ ان سب کو سمیٹ لینا. حالانکہ جو پرانا آئی پی سی تھا اس میں بہت سارے سیکشنز تھے, لیکن جو ہمارا نیا آئی پی سی یہ نیا جو 3 نئے قوانین آئے BNS, ان میں سمیٹ کیا ہے, کنڈینسڈ فارم میں سارے کو انکلوسیو بنا دیا ہے. صحیح بات ہے. دس از دا ریسپانس آف آور پارلیمنٹ, آف آور لیجسلیچر, آف آور گورنمنٹ ٹو دا چینجنگ سینیریو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام ناگرک کی بات کہی گئی ہے, جس طرح سے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا ہے جیسے آپ نے پڑھا ہوگا, ایک عام ناگرک کا خاص خیال رکھا گیا ہے ان 3 نئے قوانین میں جو نئے آ گئے ہیں؟ دیکھیے یہ انیکٹمنٹ ہوئی ہے یہ ہمارے انڈین پارلیمنٹ نے بنائی ہے. یس, ود ان 74 years آف انڈیا بیکمنگ اے ریپبلک. اس وقت یہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے جسٹس آن دا جسٹس ڈیلیوری سسٹم. جو پرانے جو ریپیل ہوئے ہیں, جو اومٹ ہوئے ہیں قانون, جیسے آئی پی سی تھا, ایویڈنس, انڈین ایویڈنس, وہ برٹشرز نے بنائے تھے. اس وقت ان کا ایم اور آبجیکٹو تھا ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا برٹش راج. وہ کالونیل رولز تھے, ان کو اپنا راج بچانا تھا. ہماری اس ریپبلک میں, ہماری سوشلسٹ ویلفیئر اسٹیٹ میں یہ جو سٹیزنز آف انڈیا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو جسٹس ڈیلیوری سسٹم دینا ہے. یہ راج بچانے کی بات نہیں ہے, جسٹس کی بات. ہاں, aim, objective and spirit of these laws is to dispense justice, not to protect the government or the state. No, it's not that. It is to give justice and protect the rights, liberties and all those constitutional guarantees guaranteed by Indian Constitution, ان کو سیف گارڈ دینے کے لیے, ان کو اچھی طرح سے ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ 3 لاز. جس طرح سے آپ نے جسٹس کی بات کی, جناب جنید صاحب, ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ جو جسٹس فراہم کرنا ہے ایک عام ناگرک کو, ایک سٹیزن کو, اس کی طرف خاص خیال رکھا گیا ہے. اگر ہم اب اس کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں گے, یہ جو ہمارے پاس یہ 3 نئے قوانین ہیں, اس کو مزید مؤثر, اس کو شفاف بنانے کے سلسلے میں کس طرح کے یہ 3 قوانین اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھ لیجیے, میں بتاؤں گا جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا اور رفیق صاحب نے بھی بتایا, جو بھارتیہ نیائے جو انڈین پینل کوڈ تھا یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر تھا یا انڈین ایویڈنس ایکٹ تھا, ان کا جو اپروچ تھا یہ اپروچ ٹورڈ جسٹس دیٹ واز پونیٹیو ان نیچر. تو یہ تینوں قوانین جو ہے یہ سگنیفائی کرتے ہیں نیو اپروچ ٹورڈز دا نیائے بیسڈ جسٹس. تو اگر آپ بہت ساری مدیں ہیں ان میں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکٹم پروٹیکشن کے لیے بھی پروویژنز ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جو وکٹم کے کنوینئنس کے لیے ایون فار دا ایکیوزڈ پروویژنز. میں بتاؤں گا آپ کو, یہ جو ہے ایف آئی آر فائل کرنے کے جو میکنزم پرووائڈ کیا گیا ہے, he need not actually go physically into the police station. وہ ایک الیکٹرانک فارم میں, ایک واٹس ایپ کے ذریعے اور تھرو اینی ادر آلٹرنیٹو موڈس آف کمیونیکیشن وہ ایف آئی آر لانچ کر سکتا ہے. صحیح. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے پروویژنز اس میں ہیں جو وکٹم فرینڈلی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک بیلنسنگ اپروچ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. آن دا ون سائڈ دے پرووائڈ جسٹس ٹو دا وکٹم اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ٹیکنگ کیئر آف دا انٹرسٹس آف دا ایکیوزر ایز ویل. میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایکیوزر کے ہیلتھ اور اس کی میڈیکل فیسلٹیز کے لیے اس میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں پروویژنز رکھے گئے ہیں. تو اور بھی سارے پروویژنز ہیں کیونکہ ان کی روح رواں جو ہے ان تینوں قوانین کی وہ نیائے, سامانت اور نشپکشتا ہے. دیز آر جسٹس بیسڈ, جسٹس اورینٹیڈ, equal, they give the equal treatment, and nishpakshta, that is impartiality. You will not see
एक भी प्रोविजन आपको नहीं इसमें नहीं मिलेगा कि जो ये एक्चुअली अनड्यू एडवांटेज एक पार्टी को देगा एज अगेंस्ट द अदर। जी नाज़रीन मोहतरम वुनुक तान जन सेशन गो या सेशनस मज आई ये कत ब्रो कुन कि सिनेरियो क्या उस IPC ब्रो, चूंकि हमने पहले बात की कि हम आज बात करना चाहेंगे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का, वली अजकिस यथ प्रोग्रामस में जो बाकी हिस्सा अत मज यह यह जान करो कोशिश जि कतन कतन रोज टेक्नोलॉजी हुंद इंटरवेंशन ये कत आय करने EFIR, चूंकि अब हम बात इसमें डिटेल में करना चाहेंगे। जुनैद साहब ये बताइए कि जिस तरह से आपने बात की EFIR की, हम आपसे रिएक्शन चाहेंगे, फिर रफीक साहब से रिएक्शन चाहेंगे इस सिलसिले में, तो ये थोड़ा इलॉबरेट कीजिए आप। जी सर। तो किस तरह से कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन 3 कवानीन के नाफिज होने से पहले एक बात कही थी जो मुझे भी याद है कि टेक्नोलॉजी इज हेयर टू स्टे, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे। तो मैं समझता हूं कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हम टाइम टू टाइम आए हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर नए कानून लाकर और पुराने कानून में तरमीम लाकर उनको एक जो है एक रिलेवेंट लॉ बनाने में एक पहल की है, और जिसमें हमें नए फॉर इंस्टेंस एक नए कानून की जो 2000 में आया, वो उतना नया नहीं है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि इंडियन पेनल कोड जिस वक्त आया उस वक्त कंप्यूटर्स का जो था वो कंसेप्ट ही नहीं था, इंटरनेट तो कहीं वजूद में ही नहीं था। अब जब कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया, तो जो क्रिमिनल्स है उनको एक नया मीडियम मिला, एक नया वेपन मिला ऑफेंसेस कमिट करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली जो IPC था वो एक चीज़ को जहन में रखकर बनाया गया था और वो एडुकेट नहीं था उन चीज़ों के साथ डील करने में। तो ये तो हो गया एक्यूजर के साइड से। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसमें CRPC में सेक्शन 532 है, वो ये मंडेट हमें देता है, वो ये मंडेट स्टेट को रखता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर हो, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, या कोई भी प्रोसीडिंग हो, समन जारी करना, वारंट जारी करना, कंप्लेनेंट या विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, या सेशंस ट्रायल, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है। और सेक्शन 173 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो ये प्रोवाइड करता है कि एक रजिस्ट्रेशन जो FIR की हो सकती है वो या तो ओरल हो सकती है या तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो सकती है, सही। और जो 173, और एक अहम चीज इसमें है, अब जो FIR आप लॉन्च करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो आप उसी पुलिस स्टेशन में करेंगे जिसकी जुरिस्डिक्शन में जीरो FIR का कंसेप्ट आ गया, ठीक। और दूसरी बात जो सेक्शन 173 का है, यानी स्टेट A में अगर कोई ऑफेंस करता है तो स्टेट B में उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर की जा सकती है। और जो इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस जो B स्टेट में है वो इन्वेस्टिगेशन और दूसरे जो इंसिडेंटल प्रोसेस है, अरेस्ट है, कैरी आउट कर सकती है। और इस सेक्शन 173 को फोर्टिफाई करता है सेक्शन 183 ऑफ CRPC, जो ये कहता है कि जो कन्फेशन अब रिकॉर्ड होना है वो वही मजिस्ट्रेट करेगा जो उस दूसरी स्टेट में है, उसको भी वो पावर्स होंगे, हालांकि उसको उसमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं है क्योंकि वो मजिस्ट्रेट दूसरी स्टेट का है, लेकिन सेक्शन 183 उसको ये देता है कि वो ये कर सकता है, ये क्या एक्यूज को, अगर कोई एक्यूज होगा तो उसको उस जगह पे जाना है फिर बाद में, कहां फॉर एग्जाम्पल कोई केस किसी का लग गया, किसी दूसरी जगह से उसका FIR कट गया, क्या फिर वो एक स्टेट का है, यहाँ से दूसरी जगह का है, तो वहां जाना है कि उसको थोड़ा सा समझाइए। नहीं सर, मैं बताऊँ ये क्लियर प्रोविजन है इसमें कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मैंने कहा कि इसमें एक्यूजर का भी ख्याल रखिए। देख लीजिए, आपको एक बैकग्राउंड देखना है कि ये प्रोविजन क्यों डाला गया। प्रोविजन इसलिए डाला गया कि ये नेशनल लेवल पर भी होता था, ये होता है, और ये लोकल लेवल पर भी होता है। नेशनल लेवल पर किसी ने कोई ऑफेंस किया इंडियन टेरिटरी में और ऑफेंस करने के बाद वो यहाँ से भाग गया टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन एंड अदर पनिशमेंट्स। तो इसी तरह एक स्टेट में किसी ने ऑफेंस किया तो वहाँ के उसको पता है कि लॉ यहाँ का है कि यहाँ पर मुझे सजा मिल सकेगी, यहाँ पर मुझे FIR लॉन्च होगा, यहाँ पर मुझे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो ये इसलिए जाता था दूसरी स्टेट में टू अवॉइड दिस प्रोसिक्यूशन, टू इवेड द अरेस्ट, राइट। तो इस चीज पर कदगन लगाने के लिए पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया। तो फ्यूजिटिव की आपने बात की जनाब जुनैद साहब। रफीक साहब ये बताइए कि जिस तरह से अभी बात हुई कि EFIR के हवाले से, इसी में ये भी रखा गया है चालान, इसी में मतलब प्रेजेंस जो है, प्रेजेंटेशन जो है, तो इन चीजों को बहसियत एडवोकेट ये बताइए कि अब चालान है, आपको तो वेट करना पड़ता था बहुत वक्त, कोई किसी केस के बारे में चालान कब होगा
उस सिलसिले में आप भी अपनी तरफ से अगर आप किसी के मतलब मुवक्किल रहे हैं, आपने भी बहुत सारी कोशिश, लेकिन आज बाज़ाब्ता वक्त दिया गया है 90 डेज के अंदर अंदर, तो वो चालान जो है वो ये ई चालान, ई FIR और ई प्रेजेंस को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो मैं आपको एक इंसिडेंट यहाँ पर सामने के लिए अर्ज करता हूँ जी। जब पिछले हफ्ते एक एप्लीकेंट आ गया फैमिली कोर्ट में हमारे जी, वो अपने बच्चों से मिलना चाहता था, 12th को उसकी टिकट थी, सऊदी अरब जाना था। तो विदाउट एनी हेजिटेशन विद इन नो टाइम कोर्ट ने उसको वर्चुअल मोड की इजाज़त दे दी, ही कैन मीट हिज चिल्ड्रन बाय वर्चुअल मोड। गुड। उसको डेट दे दी, वो चला गया, अब वो सऊदी में है। तो अब ये कोर्ट उस दिन जो तारीख मुकर्रर की गई है वर्चुअल मोड, तो उस जो बच्चे उनको भी ऑप्शन दिया गया, वो लिंक उनको प्रोवाइड की जाएगी, वो घर से ही बैठ के अपने पापा से सऊदी अरब में बैठ कर बात करते हैं। इट विल बी अंडर द कोर्ट ऑर्डर्स, अंडर सुपरविजन। दिस इज द इंटरवेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आई है। अब जो ये ई चालान की बात कर रहे हैं आप सर, यहाँ पर मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत एक साल पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ हमारा। अभी ये जो नए लॉज हैं ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, लेकिन हमारी जुडिशरी ने ई चालान इंट्रोड्यूस कर दिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारे ड्राइवर हजरात तबका जो है वो वकीलों को फ़ोन पे करते थे, भाई हमें एक मैसेज आई है, इस तरह बात है, आप इसका निपटारा कर लें वगैरह वगैरह। तो जो हमारे जो जूनियर लॉयर्स हैं वो जो ये काम करते हैं, तो विद इन नो टाइम दे वुड गो टेक द नंबर, फिर जब उनकी बारी आती थी उसी दिन वो ई फाइन भरते थे। वो भी कोई हार्ड कैश नहीं भरते, ये डिजिटली ट्रांसफर होता था मनी अगेंस्ट दैट चालान, फिर उसको रसीद बेचते थे जिसका ये चालान हुआ होता था। तो ऐसे ये अब ऑनलाइन की तादाद में ये डिस्पोज ऑफ ऑनलाइन तरीके से अब एडवोकेट्स को हायर किया जाए। मान लेते हैं यहाँ पे किसी कोई छोटी अदालत है, कपवाड़ा साइड में है, अनंतनाग में कहीं पे है, वो दिल्ली से किसी लॉयर को हायर करना चाहे, आपको श्रीनगर में हायर करना चाहेंगे, तो इस चीज़ को किस नज़र से आप देखते हैं कि ऑनलाइन तरीके से इस तरह की फैसिलिटी रखी गई है? ये बहुत अच्छा कदम है, चल रहा है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। परसों ही हमारे यहीं इसी प्रोग्राम में एक एडवोकेट साहब कहे थे, वो हॉस्पिटल में थे किसी अपने काम से, तो उनको कोर्ट में अपीयर होना पड़ा, तो जज साहब अलाउड हिम टू अपीयर वर्चुअली, तो वो वर्चुअली उसमें अपीयर हो गए। और मैं अभी ये अर्ज करूं कि अब ये 1 जुलाई से एनेक्टमेंट हो गया इनका, लेकिन कोविड में हमने देखा कि हमारी जुडिशरी ने स्पेशली द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड आवर ऑनरेबल हाई कोर्ट, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और एक्सपीडिशियसली काम हो गया। एवरीथिंग वाज बीइंग डन थ्रू वर्चुअल मोड। जज साहिबान अरफे के दिन मुझे सेशन जज ने फ़ोन किया कि आपकी बेल एप्लीकेशन में ये डिफेक्ट है, ये करेक्ट कर लीजिए। मैंने करेक्ट कर लिया, तो आधे घंटे के बाद ऑर्डर आ गया। अदरवाइज अगर ये ना हुआ होता तो फिर अरफे के साथ ईद 5-6 दिन गुजर जाते हैं, तो वो बेचारा जेल में ही पड़ा रहता, थाने में ही पड़ा रहता। उसी दिन उसका वो हमने प्रिंट आउट निकाला, दूसरे दिन थाने में गए, वो रिलीज हो गया। बहुत खूब आपने बता दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से हमने कोविड के दौरान बहुत 2-3 महीनों के लगातार आपको बाखबर करा दिया कि कौन कौन सा शोबा है जिस शोबे ने कोविड के दौरान बहुत ही अच्छा काम किया। उसमें हमने सरफहरिस्त हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिक्र किया था, डॉक्टर्स का जिक्र किया था, जिन डॉक्टर्स ने अपनी खिदमत अंजाम दी थी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में रफ़ीक साहब ने जिस चीज़ की तरफ इशारा दिया वो ये है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे जज साहिबान हैं या जो हमारे वकला साहिबान हैं, उनको भी सैल्यूट है वो वैसा काम करने के सिलसिले में। जनाब मीर जुनैद साहब, ये बताइए, आपके हमारे पास वक्त कम है कि अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे, मुख्तसरन हम जवाब जानना चाहेंगे कि इस दौरान किस तरह की टेक्नोलॉजी को बरकरार लाया जाएगा? जो तीनों लॉज है, BNS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका मेन फोकस जो है टेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक्स पर है जी। वो फोरेंसिक्स या टेक्नोलॉजिकल मेजर जो है किसी भी लेवल पर, चाहे जैसे आपने पहले प्रोग्राम के शुरुआत में कहा, चाहे वो इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल स्टेज हो, ठीक। और जो ये फोरेंसिक्स है और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का एक और प्रोविजन है हमें सेक्शन 176 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमें ये प्रोवाइड करता है
کہ فورنسک ایکسپرٹس جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہ مینڈیٹری ہے اسٹیٹ کے لیے کہ وہ کرائم سین پر فورنسک ایکسپرٹس کو بھیجے. اب کیونکہ فورنسک سائنس جو ہے یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا, اور ان کے یہ پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان میں وہ کلا ہوتی ہے, وہ ایکسپرٹیز ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس صاف شفاف طریقے سے وہ کلیکٹ کریں. کیونکہ بعض اوقات کے اکثر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ایویڈنس کلیکٹ کرتے وقت جو بہت ہی مہتوپورن کڑیاں ہوتی ہیں اور سبسٹینشیل پارٹ آف ایویڈنس جو ہوتا ہے دیٹ گیٹس لاسٹ. ٹھیک, اور یہ اس میں رکھا گیا ہے کہ جو بھی یہ فورنسک ایویڈنس کلیکٹ آپ کر رہے ہیں یا سرچز اینڈ سیزرز جو ہیں آپ جو ہیں کر رہے ہیں, اس میں آپ کو یو ہیو ٹو ویڈیوائز اٹ, ویڈیوگرافی کا پروویژن رکھا گیا ہے. اب اس کے ویڈیوگرافی کے کیا فائدے ہیں؟ ویڈیوگرافی کا سب سے اہم فائدہ ہے جو یہ میجسٹریٹ ہے جس کے پاس یہ ڈیٹا چلا گیا, ایک کاپی اس کی دی جاتی ہے میجسٹریٹ کنسرن میجسٹریٹ کو, اور جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی ہے اس کے پاس ایک آڈیو ویژول ڈیٹا رہتا ہے ہر کیس کے ریلیٹڈ. ایک دوسرا, وہ شخص who is subject to search and seizure, he will be calm, he will be contented, کیونکہ اس کے پاس ایشورنس ہے سب کچھ ویڈیو وائز ہو رہا ہے, ویڈیوگرافی چل رہی ہے. تو جو یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ باؤنڈریز ٹرانسگریس نہیں کرے گا جو لا نے اس کے لیے پرسکرائب کی ہے. ٹھیک, اور سب سے اہم بات ہے اس میں پلانٹیشن آف ایویڈنس, مینیپولیشن کا کوئی یہ جو ہے اسکوپ ہی نہیں ہے سر. جس طرح سے ابھی جنید صاحب نے کہا کہ اس میں سکوپ نہیں ہے, جس طرح سے انہوں نے باضابطہ وضاحت کی یمو وون زِ یم سات اخ انویسٹیگیٹنگ آفیسر گژھِ کُنہِ جایہِ تٔمِس چھِ ویڈیوگرافی کرٕنۍ. یہ چھُنہٕ تٔمِس صرف ویڈیوگرافی کرٕنۍ کہ پنُن موبائل چھُ اتھس کیٚتھ تہٕ کوٚر, نو. اس سلسلے میں ہم نے آلریڈی بات کی, ہمارے جو پولیس کے جناب ڈی آئی جی صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کی. انہوں نے بھی بتایا کہ خاص قسم کا فون جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو, اور اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر جس وقت وہ ویڈیو اٹھایا جائے گا اور ایک خاص جگہ پہ وہ ویڈیو بھیجا جائے گا سیم ٹائم, تاکہ اس میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ جو ہے وہ ٹیمپرنگ نہ ہو. جناب رفیق بجاج صاحب, جی آپ کا بہت بہت شکریہ دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر میر جنید عالم صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.